डियर स्टूडेंट्स, क्या आपके पास आवाज साफ आ रही है? बताइए। गुड आफ्टरनून। अब देखिए, कल आपको एक एग्जाम्पल बताया था हमने। उस एग्जाम्पल के साथ साथ हमें एक थ्योरम करानी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है और बहुत ही अच्छी थ्योरम है ये। और ये है प्रमेय नंबर 3 कि वलय जेड पी एक पूर्णांकीय प्रांत है यदि और केवल यदि पी अभाज्य है। देखिए, आपको क्या है, इस थ्योरम में थोड़ा सा माइंड लगाना होगा और उस थोड़े से ही माइंड के साथ में वो थ्योरम कंप्लीट होगी। ऑनलाइन क्लास में होगी इस समय और इस एक घंटे में। ठीक। तो ये दे रखा है इसमें थ्योरम नंबर जो 3 है, जेड पी दे रखा है एक। जेड पी का मतलब होता है पी कोई भी अभाज्य संख्या हो उसके लिए जेड पी। जेड यानी इंटीजर नंबर होते हैं ना, जेड क्या है, इंटीजर नंबर होते हैं। तो ये कहा है इसमें प्रमेय नंबर 3 है, वलय जेड पी इज इक्वल टू 0 1 2 पी माइनस 1। इसमें ऑपरेशन दे रखे हैं, एक तो प्लस पी, दूसरा है डॉट पी। एक पूर्णांकीय प्रांत है, एक पूर्णांकीय प्रांत है यदि और केवल यदि पी अभाज्य है। तो जेड पी ऐसे समझो कि आपके पास ये जो जेड पी सेट है वो दे रखा है 0 1 2 3 और ये पी माइनस 1 तक, और ऑपरेशन है +5 मॉड्यूलो और .5 मॉड्यूलो, जैसे सॉरी डॉट पी और प्लस पी। जैसे कि हमने एक आपको पिछली मीटिंग में एक क्वेश्चन करवाया था, उसमें था जी इज इक्वल टू 0 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 ऑपरेशन था उसमें +5 और .5। तो इस एग्जाम्पल के साथ साथ इस वाले
थ्योरम को कंपैरिजन करके चले हम, तो अपने पास जहां 5 है वहां इस थ्योरम में P है, जहां 5 - 1 यानी 4 है वहां P - 1 है। देखिए इसमें ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो इससे कम होते हैं, मॉड्यूलो में जो दे रखा होता है उससे कम वैल्यू होती हैं। यानी जी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जी का अगर कोई एलिमेंट्स ए हो तो वह इस 5 से कैसा होगा, छोटा होगा, बराबर कभी भी और किसी भी हाल में नहीं होता है। इसी के साथ यहाँ 0 1 2 P-1 दे रखा है ना, इस समय जो P-1 का मतलब हुआ, देखिए P ये है तो ये P-1 है, इसका मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे, चाहे हम x लें या y लें ZP का, तो ये x भी क्या होगा, चाहे हम x या y कुछ भी लें ZP का, तो x अगर ZP का एलिमेंट है तो ये P से कम होगा, और y है Z का एलिमेंट तो ये भी P से कम होगा, लेकिन 0 से तो बड़ा होगा ना, क्योंकि लास्ट एलिमेंट क्या है, 0 है, और 0 के बराबर भी तो हो सकता है ना y का मान। ऐसे ही यहाँ x का मान भी क्या है, 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि आप लोग इसमें थोड़ा सा माइंड यूज करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप देखेंगे इसमें आपसे कहा है कि वलय ZP एक पूर्णांकीय प्रांत है यदि और केवल यदि P अभाज्य है। हम क्या करेंगे कि जो ZP होता है इसे लेकर के चलें, और P को यानी P है इसको अभाज्य लेकर चलें। अभाज्य का मतलब होता है कोई भी ऐसा नंबर जिसके फैक्टर ना हो सकें, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप अब इसमें समझेंगे कि दो तरफ से प्रूव करना है ना, इसमें यदि और केवल यदि दे रखा है। एक और बात कि आपने इस एग्जाम्पल को देखा तो आपको पता लगा होगा कि ये एक वलय होती है। जो पिछली मीटिंग थी उसमें आपने प्रूव किया कि ये वलय होती है। जो इंटीजर नंबर का सेट है इसको आपने प्रूव किया था पिछली मीटिंग में कि ये क्या है, एक रिंग है। तो वही हम यहाँ कह सकते हैं, जो कि पूर्णांकों का समुच्चय ZP एक वलय है। और आपने इसमें करने को तो आपने इसको पूर्णांकीय प्रांत भी सिद्ध कर दिया था, इसको पूर्णांकीय प्रांत है वह भी सिद्ध कर दिया था आपने, लेकिन इस एग्जाम्पल किया था। लेकिन अब हम तो ऊपर वाले एग्जाम्पल को बताना चाह रहे हैं ना, इंटीग्रल डोमेन। देखिए इसमें जो ZP वलय है इसमें गुणन तत्समक एक होता है। भाई पूर्णांकीय प्रांत हमें क्या है लेकर के चल रहे हैं कि पूर्णांकों का समुच्चय ZP एक वलय है, एवं P अभाज्य है। P कैसा है, यहाँ ZP में जो P है वो अभाज्य है। और हम जो सिद्ध करना चाह रहे हैं वो ये है कि जो वलय ZP है वह एक पूर्णांकीय प्रांत होगा। हम जो सिद्ध करना चाहते हैं वो ये है कि जो वलय है ZP वह एक पूर्णांकीय प्रांत होगा। पूर्णांकीय प्रांत सिद्ध करने के लिए आप लोगों को बताया था कि ये जो वलय है वह पूर्णांकीय प्रांत कहलाती है यदि यह कितनी कंडीशन को सेटिस्फाई करे। पहली कंडीशन मतलब कोई भी वलय पूर्णांकीय प्रांत कहलाती है, कोई भी वलय पूर्णांकीय प्रांत कहलाती है यदि नंबर एक, पहला पॉइंट था पूर्णांकीय प्रांत होने के लिए इकाई सहित हो, यानी गुणन के लिए इकाई अवयव हो, अर्थात ये कहें कि गुणन तत्समक अवयव हो। दूसरा है इसमें, इसी में दूसरा है क्रमन्वय हो।
यानी गुणन के लिए क्रमन्वय हो। तीसरा होता है शून्य भाजक रहित। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि गुणन के लिए तत्समक एक होता है जेडपी में, और जेडपी क्रमन्वय होता है। क्योंकि जेडपी में गुणन तत्समक 1 या जेडपी इकाई सहित है, इकाई सहित क्रमन्वय वलय है। और हमें जो सिद्ध करना है वह सिद्ध करना है पूर्णांकीय प्रांत। और पूर्णांकीय प्रांत सिद्ध करने के लिए हम सिद्ध करेंगे केवल और केवल शून्य भाजक रहित। और शून्य भाजक रहित की कंडीशन होती है एक्स और वाई कोई भी दो एलिमेंट लें जेडपी के, और इस प्रकार लें कि एक्स डॉट वाई है वो 0 हो, तो फिर x बराबर 0 आ जाए और y बराबर 0 आ जाए, ऐसा कुछ आ जाना चाहिए। अगर x डॉट वाई इक्वल टू 0 लेकर के चलें हम, और x इज इक्वल टू 0 या y इज इक्वल टू 0 मिल जाए, तो हम कहते हैं कि जेडपी है वह एक पूर्णांकीय प्रांत है। तो इसके लिए हम लेकर के चलेंगे, माना x, y बिलोंग्स टू जेडपी, ताकि x डॉट पी वाई इज इक्वल टू 0। हम क्या कर रहे हैं यहाँ कि x और y का गुणन है वो 0 लेकर के चल रहे हैं। x और y का जो गुणन है उसे 0 लेकर के चल रहे हैं, और हमें बताना है यहाँ से कि या तो x 0 होगा या y 0 होगा। यानी x डॉट y है वो 0 तभी होगा जब या तो x 0 होगा या फिर y 0 होगा। अब देखिए इसी आधार पर शून्य भाजक रहित हो जाएगा, और इकाई सहित क्रम में हम पहले ही बता चुके हैं, और शून्य भाजक रहित यहाँ से निकाल देंगे। तो हम कह देंगे कि ये जो जेडपी है वह एक पूर्णांकीय प्रांत होगा। क्या सभी संतुष्ट हैं इस बात से जो हम बताना चाह रहे हैं आपको यहाँ तक? कमेंट्स में बताओ, आर यू सेटिस्फाई? देखिए इसमें ऐसा थ्योरम्स में क्या है, बस लॉजिकल चलता है, लेकिन इतना पता होना चाहिए हमें करना क्या है। अगर ये पता हो कि हमें इसमें ये चीज लानी है तो उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। तो अब आप करेंगे क्या इसमें, आप यहाँ देखेंगे कि P है वो अभाज्य है। P अभाज्य है ऐसे समझो जैसे कि P अपने पास यहाँ 5 है। P अपने पास क्या है यहाँ 5 अभाज्य संख्या है, और एक्स वाई का गुणा करने पे 0 आ रहा है। आप सभी को हमने कल इस एग्जाम्पल को इसीलिए कराया था पहले, क्योंकि इसकी हेल्प से हम आपको और यह थ्योरम बड़ी आसानी से समझा सकें। आपने देखा होगा जब ये डॉट 5 के लिए आपने ऑपरेशन टेबल तैयार की थी, जब आपने डॉट 5 के लिए ये जो ऑपरेशन टेबल है ना इसको तैयार किया था, तो ये बना था 0 0 0 0, ये बना था 0 1 2 3 4, ये बना था 0 2 4 1 3, और ये आया 0 3 1 4 2। इसके बाद आया 0 4 3 2 1, इतना बना था। अगर हम आपसे ये कहें कि इस दो की बात करें तो यहाँ ये 2 का अंक है तो इस 2 का अंक कब, ये 2 का अंक कब बना था? जब आपने इस 3 का गुणा इस 4 से किया था, और वो भी ऑपरेशन लगाया था ये मॉड्यूलो 5, तो 3.54। तो इस मॉड्यूलो की जो डेफिनेशन है वो होती है कि 4 और 3 का गुणा करो 12 आएगा, 12 में 5 का भाग दो, शेषफल कितना बचा? शेषफल बचा 2। शेषफल कितना बचा? 5 का भाग 12 में दोगे 2 बार चला जाएगा,
लेकिन हमें भाग कितनी बार गया उससे मतलब नहीं है, हम देखते हैं शेषफल कितना बचा, तो शेषफल लिखा जाता है यहाँ। अब आप ही यह बताओ हमें इस जगह, अगर मान लीजिए इन नंबर्स का गुणा करने पे ये यहाँ 10 ही आता तो 5 का भाग 10 में देने पर शेषफल 0 बचता, तो हम यहाँ इस कंडीशन में 0 लिखते। लेकिन यहाँ क्योंकि ये 3 और 4 है इसीलिए यहाँ तो शेषफल कितना रहेगा, 2 ही बचेगा। अगर बाई चांस ऐसा हो जाता कि यहाँ 10 हो जाता तो 5 का भाग 10 में देते, शेषफल क्या आता 0, तो यहाँ हम 0 लिखते। फिर 3 into 4 करने पे जो भी आता वो फिर 0 लिख दिया जाता। अब यहाँ आप समझोगे, देखिए अब उसे भूल जाइए। अब 1 मिनट इस पे ध्यान देंगे सभी कि x और y का गुणा करने पे 0 आ रहा है, लेकिन ऑपरेशन लगाए डॉट पी, तो हमने आपको बताया डॉट पी का मतलब होता है x और y का गुणा करो, गुणा करके जो भी आए उसमें p का भाग लगाओ, भाग लगाने पर शेषफल कितना बचा वह लिखा जाता है उसके सामने। तो अब आप समझ गए होंगे कि x और y का गुणा करने के बाद में और डॉट पी ऑपरेशन लगाए और यहाँ शेषफल को लिखते हैं, तो यहाँ शेषफल 0 बच रहा है। तो शेषफल 0 कब बच सकता है, शेषफल देखिए x y में p का भाग देने पर शेषफल 0 बच रहा है, तो शेषफल 0 तभी बच सकता है जब या तो p का भाग x में पूरा पूरा चला जाए और या फिर p का भाग y में पूरा पूरा चला जाए। इस बात से सहमत हो या नहीं कमेंट्स में बताओ। अरे सहमत हो ना। अब देखिए आप लोग इसमें कि x इंटू बाई किया, इसमें p का भाग दिया, शेषफल जो भी आया वो क्या है 0 आया यहाँ इसके अकॉर्डिंग। अब एक और तरीका जिसको हम बात करें यहाँ, क्योंकि हम अलजेब्रा की बात कर रहे हैं, अगर p का भाग x y में देना हो तो इसको ऐसे नहीं लिखते हम, यहाँ अलजेब्रा में p और ये सीधी लाइन और ये एक्स वाई इस तरह लिख देते हैं। इसका मतलब होता है कि p का भाग हम एक्स वाई में दे रहे हैं। अगर इस लाइन को थोड़ा भी झुका दिया और ऐसे लिख दिया p एक्स वाई, तो इसका मतलब हुआ कि एक्स वाई का भाग p में दे रहे हैं। समझे कि नहीं, इन दोनों का मतलब थोड़ा समझो कि p सीधी लाइन एक्स वाई, तो इसका मतलब है कि एक्स वाई में p का भाग दिया जा रहा है, यानी p का भाग दे रहे हैं एक्स वाई में, इसका मतलब ये होता है। और p और थोड़ी सी भी ये लाइन तिरछी कर दी तो इसका मतलब है एक्स वाई का भाग दे रहे हैं, एक्स वाई का भाग दे रहे हैं p में। कुछ समझे क्या, इनका ये मीनिंग होता है जो आपको समझाया। अब देखिए आप इसको क्या लिख सकते हो, दिस इम्प्लाइज p का भाग देना है एक्स वाई में तब 0 आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि p का भाग देना है x और y के गुणन में, p का भाग देना है एक्स वाई के गुणन में। इसका मतलब हुआ कि p का भाग अगर एक्स वाई के गुणन में दे रहे हैं हम, तो या तो फिर p का भाग x में जाएगा या तो इस p का भाग x में जाएगा। अरे इसलिए जाएगा क्योंकि शेषफल 0 आ रहा है। अगर शेषफल 0 आ रहा है तो ये तो तभी संभव है जब x और y का जो गुणा है इसमें p का पूरा पूरा भाग चला जाए और शेषफल 0 बच जाए। तो इसका मतलब हुआ या तो p का भाग, देखिए दो गुणनखंड है, एक x है एक y है, इसका मतलब हुआ कि या तो p का भाग x में पूरा पूरा जाएगा और या फिर p का भाग y में पूरा पूरा जाएगा। अब देखो अगर x में पूरा पूरा भाग जाएगा तो x में p का पूरा भाग तो तभी जा सकता है, क्योंकि एक बात और समझो अभी इसमें इसमें एक महत्वपूर्ण बात और समझेंगे आप लोग कि यहाँ जो एक्स वाई हैं, यहाँ जो एक्स वाई हैं वह जेड पी के एलिमेंट हैं। जेड पी अपने पास ये है, जेड पी में देखेंगे आप कि पी से सब छोटे अवयव हैं, पी से छोटे अवयव हैं, पी ये है तो यहाँ पी -1 तक है अवयव। तो जेड पी में क्या है, जेड पी में जो अवयव हैं, चाहे हम जेड पी में से कोई एक्स लें या वाई लें, यहाँ से या हम एक्स लें या वाई लें, लेकिन ये सब के सब क्या हैं, पी से छोटे हैं। तो यहां हम कंडीशन लिख सकते हैं, जहां x है वह p से छोटा है और 0 के बराबर हो सकता है, ऐसे ही y है वो p से छोटा या 0 के बराबर हो सकता है। अब देखिए जैसा कि हमने बताया
कि यह 0 आ रहा है तो ये तभी संभव है जब p का भाग एक्स वाई में चला जाए, और एक्स वाई में भी जाएगा p का भाग, तो ये तभी जाएगा जब या तो x में जा रहा होगा p का पूरा पूरा भाग, और या फिर p का भाग y में जा रहा होगा पूरा पूरा भाग। लेकिन देखिए p का भाग x में, देखना ये x है ये p है, क्या हम p का भाग x में पूरा पूरा दे सकते हैं? क्योंकि इस एग्जाम्पल से देखें तो p की जगह है 5, p की जगह है 5, p की जगह है 5, और x की जगह है इसका कोई भी अवयव, इसका कोई भी अवयव मान लो 4 ही ले लो, तो हम ये कहें कि क्या 5 का भाग 4 में जाएगा पूरा पूरा? संभव ही नहीं है। अच्छा 3 लिखते तो 4 की जगह क्या जाता पूरा पूरा भाग? नहीं जाता। 2 भी लिखते तब भी नहीं जाता, 1 भी लिखते तब भी नहीं जाता, लेकिन 0 लिखते तो चला जाता ना भाग। अरे 0 में तो किसी का भाग दो 0 ही आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर p का भाग x में पूरा पूरा जा रहा है तो शेषफल, सॉरी, अगर p का भाग x में पूरा पूरा जा रहा है तो ये तभी संभव है जब इस x का मान क्या हो? 0 हो। x का मान क्या हो? 0 हो। या फिर यहां से ये p का भाग y में पूरा पूरा जा रहा है तो या फिर y का मान 0 के बराबर हो। तो आपने देखा यहां, अतः x डॉट पी वाई इक्वल टू 0, एक्स डॉट पी वाई इज इक्वल टू 0 एम्प्लाइज या तो x 0 आया और या फिर आया y 0। तो इस कंडीशन के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ZP है वह शून्य भाजक रहित है। तब ZP शून्य भाजक रहित है। अभी ZP को शून्य भाजक रहित बता दिया, इकाई सहित है क्रमन्वय है ZP, तो हम ये कह सकते हैं कि ZP इकाई सहित क्रमन्वय शून्य भाजक रहित है, अर्थात पूर्णांक के प्रांत की कंडीशनों को सेटिस्फाई करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ZP है वह एक पूर्णांक के प्रांत होगा। इसीलिए ZP एक पूर्णांक के प्रांत है। आप लोगों को इसे समझाने के लिए सब कुछ प्रयास किए हैं। अगर फिर भी किसी भी बच्चे को कोई डाउट्स हो तो बता दो कमेंट्स में। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स में बताएं। थोड़ा सा हिंट दो किस चीज में समस्या है, अगर कोई डाउट्स हो तो। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, तो हम फिर इसका भी विलोम तय करते हैं, है ना? अरे नहीं, वो राइट होता है भाई। लेफ्ट बोल रहे हो, राइट बोल रहे हो? लेफ्ट में तो सब कुछ थ्योरम लिखी हुई है, राइट में तो केवल समझाने का वो था। वो तो समझाया था नॉर्मली एक एग्जांपल से, ठीक है ना? अब देखिए इसका कन्वर्सली, लेकिन इससे पहले आप एक बार इसको रिजॉइन करोगे। ओके, रिजॉइन करेंगे सभी।